हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एक चैप्टर होता है। अब ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल हम किस में समझ सकते हैं? तो हमें समझना है नेचुरल कंपाउंड्स में या नेचुरल कंपोनेंट्स या पिगमेंट्स के अंदर। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड का पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट्स के अंदर पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन जो है वो कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होता है। तो आयरन यहाँ पे एक सेंट्रल एटम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया। तो जब हम सबको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक स्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी जो आ रही है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर, आयरन की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से। और बॉन्डिंग कौन सी है? वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो हमारे लिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए हमें सबसे अच्छी चीज़ जो समझनी है वो क्या है? वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के लिए या उसके स्ट्रक्चर की डिटेल के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें दिए हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय रीडिंग दिस वन। ओके, अब ये पॉइंट क्या है वर्नर थ्योरी के अंदर? नंबर वन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है? मेटल जो होती है वो सेंट्रली सिचुएटेड होती है ना। और सेंट्रली जो सिचुएटेड मेटल है वो बॉन्डेड होगी दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? न्यूट्रल भी हो सकते हैं और या फिर मॉलिक्यूल की जगह आयंस भी हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज आयन भी होते हैं जो सेंट्रल एटम को बाइंड करके रखते हैं। अब वो चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि वर्नर थ्योरी के अंदर मेटल शोज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल क्या होता है? वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरह को शो करता है। अब प्राइमरी वैलेंसी जो मेटल की है वो कैसी होती है? आयोनाइजेबल, यानी कि वो आयन दे सकती है। एंड किससे सेटिस्फाइड होगी? बाय नेगेटिव आयंस। अब उसका कॉन्सेप्ट सेकंड हम देखते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी वाला। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? नॉन आयनाइजेबल। ठीक है, एंड सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयंस। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब इसमें देखिए, अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसी में हमने ये समझ लिया प्राइमरी एंड नेगेटिव आयन। तो हम थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि नॉन आयनाइजेबल एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव आयन जो है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके अलावा हमें और क्या क्या पता चल रहा है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या डिफाइन कर रही है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन एटम या आयन। एंड सेकेंडरी वैलेंसी जो हर मेटल की होती है वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या तो किसी सेंट्रल मेटल का 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कितने नंबर में उसका लिगेंड उससे बाइंड हो रहा है। इट डिफाइंस द स्पेशल अरेंजमेंट और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा है कि ज्योमेट्री, स्पेशल अरेंजमेंट को ही हम ज्योमेट्री बोलते हैं यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सपोज हमने बहुत सिंपल ले लिया एक। ठीक है, अब वो हमने ले लिया पोटेशियम वाला K3FeCN6। ठीक है, अब इस एग्जांपल में हमें दिख रहा है कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज किया है। तो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताता है। हमें पता चल रहा है कि आयरन जो है वो सेंट्रल मेटल है। ठीक है, और सेंट्रल मेटल से जो चीज बाइंड है उसको हमने उसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया है और वो क्या है? CN6 नंबर में प्रेजेंट है। तो ये जुड़ा है इससे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लिगेंड। ठीक है, अब ये लिगेंड कितने नंबर में है? 6 नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आयरन जो सेंट्रल मेटल है उसे 6 नंबर में लिगेंड प्रेजेंट है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? वो कितना हो गया? 6, है ना। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब हमें देखना है कि एक हमने K3 को भी यहाँ मेंशन किया है। तो हम बोलेंगे भाई ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउस मतलब एक घर है, अंदर बंद है। ठीक है, और जो बाहर बैठा है वो एक वॉचमैन बैठा हुआ है जो हमारा यहाँ पे K3 शो कर रहा है। और वो वॉचमैन को हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। तो यहाँ पे K3 क्या है? काउंटर आयन की तरह हो गया। तो मैंने यहाँ पे जो शो किया ना ये एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब ये इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ ली। ठीक है, अब ये देखो आप किस कोऑर्डिनेशन
बॉन्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, सेंट्रल मेटल के चारों ओर सराउंडेड है, इसलिए इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, जो ज्योमेट्री को डिफाइन करता है। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल की तरह ज्योमेट्री को ये शो करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आ रही है कि हमने देखा है कि कुछ कंपाउंड हमने लैब में यूज़ किए हैं। ठीक है, सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। अब जैसे हमने टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन में हमने क्या यूज़ किया था, मोर सॉल्ट। ये रहा मोर सॉल्ट। लैब में हमने टाइट्रेशन किया है क्लास 12th में, इसमें मोर सॉल्ट को हमने यूज़ किया था। मोर सॉल्ट एक्चुअली क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो मोर सॉल्ट का हम दूसरा नाम क्या लिखते हैं, FAS, यानी कि फेरस अमोनियम सल्फेट। ये हमारा मोर सॉल्ट हो गया। ठीक है, अब मोर सॉल्ट क्या है, वो एक तरह का डबल सॉल्ट है, जिसमें कि वो टेस्ट किस किस के देगा, अगर हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करें लैब के अंदर, जिसे हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं कैटायन और एनायन का, है ना। तो बच्चों यहाँ पे वो मोर सॉल्ट किस किस का टेस्ट देगा, वो Fe यानी कि फेरस का भी देगा, 2+ सल्फेट SO4 2- का भी देगा, इसका भी टेस्ट हमें मिलेगा पॉजिटिव, इसका भी टेस्ट हमें मिलेगा, रिजल्ट हमें मिल जाएगा तुरंत क्वालिटेटिव एनालिसिस करते से। फिर हम यहाँ पे अमोनियम का भी वो टेस्ट देगा, और साथ में सल्फेट का भी टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट ये मोर सॉल्ट देगा। ठीक है, इस तो ये हम यहाँ हमारे पास एक आइडिया क्लियर हो गया कि मोर सॉल्ट एक्चुअली वाटर के अंदर डिजोल्व होने पर डिकम्पोज हो जाता है उसके खुद के आयंस में, मेटल आयन नॉन मेटल आयन जो भी है उसमें वो डिकम्पोज हो जाता है। यहाँ पे हमने दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है डबल सॉल्ट का, वो बच्चों कौन सा लिया है, पोटाश एलम। पोटाश एलम को हम क्या बोल सकते हैं, फिटकरी, है ना। फिटकरी कहाँ काम आती है, जब भी हम देखा हमने मम्मियों को कि पानी में जब गंदगी होती है तो एक वाइट कलर का एक उनके पास कंपाउंड होता है, इसको वाटर में वो इस तरह से हल्का सा मूव करती हैं, जिससे कि वाटर की जो जितना भी डस्ट है वो क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ। तो हमारे पास जो डबल सॉल्ट है पोटाश एलम जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो ये हमारे को किस किस का टेस्ट देगा, पोटेशियम का भी टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम का टेस्ट भी देगा, और साथ में सल्फेट का टेस्ट भी पॉजिटिवली देगा। तो ये वाटर के अंदर डिसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोला है, डबल सॉल्ट। क्यों है, क्योंकि देखो एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है, तो हो गए डबल सॉल्ट। ठीक है, अब बात आती है कि ये क्या चीज़ है, 6H2O 12H2O ये क्या चीज़ है डबल सॉल्ट के अंदर। तो हम इनको क्या समझेंगे कि दोनों ही क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना। अब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे कंपाउंड से, वो दूसरा कंपाउंड कौन सा है, उसका मैंने नाम दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में पहला एग्जांपल किसका लिया है, K4 FeCN6, है ना। दूसरा एग्जांपल किसका लिया है, PtCl6, और बाहर की तरफ चार्ज कितना है, 2-। तीसरा एग्जांपल किसका लिया है, NiNH3 होल 4, बाहर कितना उसका लिखा हुआ है चार्ज 2+, यहाँ पे 2+ आएगा। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल हमारे सामने हैं। अब इस एग्जांपल में देखो आप कि ये जो तीनों हैं वो कैसे हैं, नॉन आयनाइजेबल, यानी कि वाटर के अंदर अगर हम इनको डिसॉल्व करें तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या दिया है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक टर्म क्लियर हो गई कि कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो हम इस तरह से एग्जांपल दे सकते हैं और ये टर्म हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है हमारा, ये वापस बोर्ड का क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे शो किया है कि हमें फाइंड करना, सबसे पहले हम लेते हैं होमोलैप्टिक। इसका मतलब क्या होता है, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो होमोलैप्टिक को हम शो करेंगे इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड विच इज फॉर्म बाय द सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स।
ठीक है, अभी मैंने समझाया लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, जो सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। अब देखो यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। अब इनमें से हमें ढूंढना है कि होमोलैप्टिक एग्जांपल कौन सा है। तो आप ये देखो NiCl4 वाला 2-, ठीक है, ये एग्जांपल है। इसमें देखो क्या सेंट्रल मेटल से कितने टाइप के लिगेंड्स हैं, तो हम बोलेंगे 1 टाइप। ये लिगेंड कैसा है, एक ही तरह का लिगेंड है जो 4 नंबर में है। तो इस ये किसका एग्जांपल हो गया हमारे पास, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। और कौन कौन से एग्जांपल हैं, दूसरा एग्जांपल आप देखो, ये मेरा लास्ट वाला एग्जांपल NiCO4 है ना, ये भी कैसा हो गया, एक ही काइंड का लिगेंड है यहाँ पे, तो ये भी कैसा एग्जांपल हो गया, होमोलैप्टिक लिगेंड का, ये होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। अब हम दूसरी टर्म समझते हैं हेट्रोलैप्टिक। इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई भी करना आ सकता है या हमें सेपरेट करना भी आ सकता है इसके अंदर। तो होमोलैप्टिक के अंदर आप देखो बाकी जितने भी एग्जांपल बच गए है ना, कौन कौन से, नंबर 1 वाला कैसे, हमें एग्जांपल ले लेते हैं CO NH3 होल 4 Cl NO2 Cl। अब इसमें देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे सेम काइंड के लिगेंड्स हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। क्यों लिगेंड है ये, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल से बाइंडेड है डायरेक्टली स्फीयर के अंदर। तो यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं वो एक से ज़्यादा है ना। तब जब लिगेंड एक से ज़्यादा होते हैं तो इस तरह के कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। तो हमारा ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, होमोलैप्टिक क्या होते हैं और हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं। तो इनमें से कौन कौन से हेट्रोलैप्टिक हैं, एक तो ये हेट्रोलैप्टिक है। इसमें देखो आप, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितने टाइप के लिगेंड्स आपको दिख रहे हैं, एक टाइप का लिगेंड दिख रहा है यहाँ पे NH3 होल 6, तो ये तो हमारा दूसरा हो गया, ये हेट्रोलैप्टिक है ना। और ये भी हेट्रोलैप्टिक है। बाकी जो बचे हैं इसमें एक ही तरह का है, तो ये होमोलैप्टिक है, ये भी होमोलैप्टिक है और ये भी होमोलैप्टिक है। एक कौन सा बच गया, देखो आप ऊपर देखो, एक ये भी बच गया, है ना। तो इसको भी हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो मैं इसको एक बार क्लीन कर देती हूँ कि हमने होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें देखना है और क्या क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो और क्या क्या पूछा है उसमें हम नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं मेटल का, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें आना चाहिए। तो किस तरह निकालेंगे, हम ले लेते हैं नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या एग्जांपल है, कोबाल्ट का NH3 होल 4 Cl NO2, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और बाहर जो है हमारे पास वह है Cl क्लोराइड, हाँ ठीक है। अब इसमें देखना है कि कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा। तो हमें ये लिस्ट हमारे टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है कि हमें लिगेंड्स के टाइप पता होने चाहिए। लिगेंड्स जो होते हैं वो तो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या फिर नेगेटिव चार्ज आयन होंगे, है ना। अब लिगेंड्स में आप देखो NH3 है, तो NH3 हमारे को मालूम है कि NH3 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल लिगेंड हो गया, ठीक है। तो इस पे चार्ज कितना आया, 0 आया चार्ज। यहाँ पे Cl दे रखा है, Cl जो होता है जब इसका नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्लोरिडो, है ना। और ये Cl है तो इस पे चार्ज कितना होता है क्लोरीन का, -1। ये क्या है, ये भी लिगेंड है और इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो, ठीक है। अब ये देखो नाइट्राइटो जो है ना ये किस तरह का लिगेंड है, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब जो
एक ही मॉलिक्यूल दो एटम से बाइंड हो सकता है। तो इस यहाँ पे कैसे बाइंड हुआ है, वो नाइट्रोजन से बाइंड हुआ है, तो नाइट्राइटो एन इसका नाम हो गया। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है ना। तो बाइंडिंग के ऊपर है, अगर हो सकता है कि वो ओ एन डबल बॉन्ड ओ से बाइंड हुआ हो, या फिर वो एन इस तरह से बाइंड हुआ हो। ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी दो तरह से शो कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, उसी के ऊपर इसका नाम फिक्स होता है। तो देखो यहाँ पे कितने लिगेंड हो गए, एक तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया जो कैसा है, एमिनो, है ना, न्यूट्रल है, एमिनो क्लोरिडो नाइट्राइटो एन। ठीक है, ये हमारे पास 3 लिगेंड है, तो ये हेट्रोलैप्टिक तो है ही। अब हमें निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, कोबाल्ट का। ठीक है, तो न्यूट्रल का जो चार्ज होता है वो होता है 0। तो हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ पर कि हम क्या है, कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट को हम क्या मान लेते हैं, x, है ना। फिर हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि वो एक ही घर में है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड है वो एक ही घर के अंदर माना जाता है। तो हम इसको कर देंगे ऐड प्लस। अब अमोनिया पे चार्ज कितना है, एक अमोनिया 4 नंबर पे, लेकिन उसका चार्ज कितना है, 0, है ना, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर हम आगे चलते, फिर प्लस कितना चार्ज आ रहा है क्लोरीन का, -1, फिर प्लस, फिर नाइट्राइटो का कितना चार्ज आता है, -1, है ना, ये -1 में हम चार्ज शो कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू हमें करना है कि बाहर की तरफ यहाँ स्फीयर पे कितना चार्ज है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे कि बाहर कितनी क्लोरीन है, एक क्लोरीन प्रेजेंट है, और एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। सपोज इस क्लोरीन को हमने यहाँ से हटा दिया, तो स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, सपोज ये हटा दिया माइनस का, तो स्फीयर पे चार्ज कितना आएगा, +1। तो यहाँ पे कितना चार्ज होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ये हमने मेंशन कर दिया। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो देख लें हम। ये तो पूरा 0 हो गया, है ना, ये और ये मिलके कितने हो गए, -2। -2 को यहाँ से शिफ्ट करोगे, उस साइड ले जाओगे, तो क्या होगा, +1 +2 इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीजन नंबर निकला है वो कितना निकला है, +3। ठीक है, ये एक मेथड है ऑक्सीजन नंबर को फाइंड करने का। यही मेथड हम सब में लगा सकते हैं, जितने हमारे पास एग्जाम्पल है ना, सबके अंदर हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अभी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स को करना है। ऑक्सीजन नंबर हमारा यहाँ पे हो गया, हमें लिगेंड्स की टाइप पता चल गए, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है, कौन सा एम्बिडेंटेड है ना, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें हर एक एग्जाम्पल के अंदर सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम इसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, है ना। तो हम पहला लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हमारे पास ये दे रखा है। अब इसमें आप देखो जो एग्जाम्पल दे रखा है उसके अंदर लिगेंड कौन कौन से हैं, NH3 है, Cl है, NO2 है ना। अब ये NH3 जो है वो 4 इन अमाउंट में, 4 नंबर में है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 को हम बोलते हैं टेट्रा, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे टेट्रा। फिर उसका नाम क्या हो जाएगा, एमीन है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको क्या बोलेंगे, एमिनो, टेट्रा एमिनो, है ना। अब हमारे पास क्या आ रहा है, Cl आ रहा है। Cl का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो Cl क्लोरिडो है, और दूसरा कौन सा है, NO2। NO2 क्या होता है, नाइट्राइटो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरिडो पहले आएगा, तो टेट्रा एमिनो हम बिना गैप छोड़े यहाँ लिखेंगे क्लोरिडो, गैप नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर क्या आएगा, क्लोरिडो एक ही नंबर में, तो क्लोरिडो ही रहेगा वहाँ पे। NO2 जो है वो भी एक ही नंबर में। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नाइट्राइटो। फिर वो किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है, तो हम यहाँ पे N लिख देंगे। अब हमारे पास नाम किसका आना चाहिए, सेंट्रल मेटल का, वो नाम क्या आएगा, कोबाल्ट। ठीक है, उसके बाद मेथड होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम रोमन लेटर्स में लिख दें, तो हम यहाँ रोमन लेटर्स में कितना लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब बाहर की तरफ देखो, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक आयन और प्रेजेंट है, Cl। ठीक है, तो वो नेगेटिव आयन है, तो हम इसको लिखेंगे क्लोराइड, बस फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मैंने शो किया, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड IUPAC नेम यहाँ पे मैंने शो किया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखोगे तो काउंट कर लो इनको,
फोर्थ एमिनो है, एक क्लोरीन है और एक नाइट्राइटो। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इस वाले एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर 6। ठीक है, कैसे 6 हुआ गिन लो। फोर्थ एमिनो है, एक क्लोरीन है और एक NO2 है। यहाँ पे भी आप देख लो, सपोज स्टेटमेंट वाइज आ गया है ना उसको यहाँ पे ऐसे शो कर दिया तो कैसे गिनोगे। फोर्थ एमिनो है तो 4 यहाँ से तुमने कॉइन कर लिया, एक क्लोरिडो है 4 + 1 5 है ना, और एक नाइट्राइटो है +1 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, किसका, कोबाल्ट का, है ना। अब हम चलते हैं सेकंड पे। अब हम दोनों चीज साथ साथ करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर भी साथ करेंगे और IUPAC नेम भी साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समझ में भी जल्दी आ जाएगा। फिर हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, NiNH3 होल 6 Cl2। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट को हम एक घर मानते हैं, एक हाउस मानते हैं। उसके बाहर जो आयन है वो काउंटर आयन की तरह काम करता है ना, या फिर नेगेटिव आयन होते हैं जो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे पहले तो देख लो कि होमोलैप्टिक है, एक ही काइंड का लिगेंड है, होमोलैप्टिक हो गया है ना। सेंट्रल मेटल कौन सा है यहाँ पे, निकल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया यहाँ पे, शॉर्ट में अगर मैं लिख दूँ कोऑर्डिनेशन नंबर CO नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिख रहा है, अमोनिया जो है 6 नंबर में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, और क्या हमने पहचाना यहाँ पे कि ये होमोलैप्टिक है ना। अब इसका IUPAC नेम करना है। IUPAC नेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि और दूसरा कोई लिगेंड यहाँ पे दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो हम IUPAC नेम करेंगे, है ना। तो यहाँ पे IUPAC नेम करने के लिए हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें रोमन लेटर में लिखना है उसको ब्रैकेट के अंदर। तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि अमोनिया जो है वो कैसा है, वो है न्यूट्रल लिगेंड, है ना। तो ये न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो न्यूट्रल लिगेंड है तो हम अब इसके भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसके भरोसे नहीं रह सकते ऑक्सीजन नंबर के लिए, तो हमें घर के बाहर देखना पड़ेगा। घर के बाहर क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन कितने नंबर में, 2 नंबर में। और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है ना। तो माइनस का 2 बाहर बैठा हुआ है घर के बाहर, अगर उनको हम हटा दें, घर से बाहर निकाल दें, घर के अंदर तो है ही नहीं वैसे ही, बाहर बैठे उनको थोड़ा सा और हटा दे, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर 2+, है ना। तो निकल का जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ रहा है, +2। डायरेक्ट देख लिया हमने, क्यों देखा डायरेक्ट, क्योंकि लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है। सपोज वाटर होता है यहाँ पे, H2O होता है ना, NH3 की जगह वाटर होता, तो भी हम उसको बाहर की तरफ देखते तो पता चलता कि निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है, 2+ आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आता है इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे लिखोगे कि एमीन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसका नंबर कितना है 6। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्सा। हेक्सा, हेक्सा का पूरा ए लेंगे, फिर लिखेंगे एमीन। एमीन में डबल M आना चाहिए, NH3 जब भी होता है तो डबल M आता है, तो हेक्सा एमीन। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब हमें मेटल का नाम लिखना है हेक्सामीन के बाद, मेटल कौन सा है, निकल, और उसका ऑक्सीजन नंबर हमने कितना निकाला, 2। ठीक है, अभी Cl दे ही रखा है तो हम यहाँ पे सिर्फ इसका नाम लिखेंगे, क्लोराइड, है ना। यहाँ पे डाइक्लोराइड ऐसा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ क्लोराइड आएगा। हमें किससे पता चला Cl2 होगा, हम यहाँ पे, हम उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 2 जो आ रहा है ना वो इसी की वजह से आ रहा है। क्यों, क्योंकि आगे वाला लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है ना। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, हम किस पे चलेंगे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम लिख लेते हैं एक बार। प्लेटिनम के साथ है NH3 होल ट्वाइस Cl NO2, है ना। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें कोई सा भी दूसरा आयन बाहर नहीं दे रखा, सिर्फ एक घर है पूरा, उसी के अंदर सारे लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब पहले तो देख लो सेंट्रल मेटल कौन सा है, प्लेटिनम, है ना। PT मतलब प्लेटिनम। अब प्लेटिनम का ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें इसी में प्लेटिनम का ही देखना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो, यहाँ पे अमोनिया कितने दे रखे हैं, 2, है ना। फिर क्लोरीन कितना है, 1, तो 2 + 1 3।
ठीक है। फिर NO2 दे रखा है, ठीक है। तो NO2 कितना है 1, तो 2 + 1 3 और +1 कितना हो गया 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का कितना हो गया 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो गया 4। अब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरह की ज्योमेट्री स्पेशल अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम दोनों समझ लेते हैं, लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा कि क्या sp3 है कि dsp2 है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। अब ये ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, वो है VBT। वो जो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तब आएगी, तो हम थोड़ा उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट इसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। ऑक्सीडेशन नंबर में देखो कि ये अमोनिया जो है वो तो है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसके लिए न्यूट्रल पे चार्ज कितना है, इस पे 0, ठीक है। अब ये देखो ये है, इसका नाम क्या है क्लोरिडो, इसका नाम क्या है नाइट्राइटो, और किससे जुड़ा है नाइट्रोजन से जुड़ा है तो नाइट्राइटो एंड इसका हम नाम यूज करेंगे, है ना। अब इन सभी चीजों को एक साथ हमें लिखना है ना। तो हम इसको IUPAC नेम अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमिनो पहले आएगा, फिर क्लोरिडो आएगा, फिर N से नाइट्राइटो आएगा। तो इसी सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे IUPAC नेम लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसको देंगे, लिगेंड्स को देंगे, क्योंकि वो घर के अंदर है। जो मेन पर्सन है वो हमेशा बाद में आता है ना। उसमें भी नॉमेनक्लेचर में हम जनरली यही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एमीन कितने हैं, डाई एमिनो। फिर किसको यूज करेंगे, Cl दिख रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्लोरिडो, कोई गैप नहीं छोड़ा हमने, है ना, इसका रूल है गैप नहीं छोड़ना। तो डाई एमिनो क्लोरिडो, फिर नाइट्राइटो, फिर डैश, फिर N, फिर डैश, ये रूल है ना डैश करने का। फिर देखो सब हो गए, उसके बाद सिर्फ सेंट्रल मेटल बचा है। वो सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है, प्लैटिनम, ठीक है, ये प्लैटिनम। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है प्लैटिनम का। क्या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसको हम किस में लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आप किसका सहारा लोगे, लिगेंड्स का। ये तो न्यूट्रल है ना, उस पर चार्ज कितना है 0। हमें किसको देखना है, इसको तो छोड़ दो आप। अब इसका चार्ज देख लो, क्लोरीन पे कितना होता है -1, नाइट्रोटो पे कितना होता है -1, इधर -1 है, उसको इजिकल टू के उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा +2। तो +2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रोमन लेटर में 2 कर देंगे। तो ये इसका पूरा IUPAC नेम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड के नेम और IUPAC नॉमेनक्लेचर हमने यह थर्ड वाले का कर दिया, ठीक है। हम चलते हैं आगे की तरफ, है ना। तो इसको पहले तो हम इरेज कर दें, यहाँ से हटा दें, हमारा बोर्ड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। कई बार होता है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लिगेंड्स क्या लुईस एसिड हैं या लुईस बेस हैं। तो हमें पता है कि लिगेंड, मेटल को लिगेंड्स की जरूरत क्यों पड़ती है, कि लिगेंड जो होता है वो मेटल को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है या 1 लोन पेयर देता है, प्रोवाइड करता है ना। ये कंडीशन है उसकी, लिगेंड्स की क्या कंडीशन है कि लिगेंड हमेशा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सेंट्रल मेटल को देगा। तो एक कॉन्सेप्ट है कि भाई लिगेंड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है लिगेंड क्या होता है, तो हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो लुईस बेस है, और लिगेंड क्या करते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते हैं या देते हैं, है ना। डोनेट किसको देते हैं, सेंट्रल मेटल को देते हैं, है ना। तो ये इस देने में ही उनका बॉन्ड कौन सा बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इनके हैं, है ना। इस तरह से एरो हम यूज करते हैं, किस तरफ से, लिगेंड से मेटल की तरफ, ये एरो आ जाएगा, है ना। तो इस एरो का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके, लिगेंड के, इसलिए वो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस, है ना। कई बार क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि लिगेंड क्या होते हैं, कि हमारे पास है। फिर बाकी मैं बताती जा रही हूँ कि कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा
नेगेटिव लिगेंड से हमें उसका ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालना है। तो हमारा 1 2 3 तो हो गया। अब हमारे पास फोर्थ वाला आता है। फोर्थ वाला भी इम्पॉर्टेंट है ना। हम उसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। एक है K4 FeCN6। अगर मैं इसका नाम पढ़ूं, एक सिंपल नाम, तो यह है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लैब में यूज़ किया है ना। अभी हमने जस्ट प्रैक्टिकल किया है, तो लैब में बहुत बार यूज़ किया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। लेकिन हमें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, तो हम पोटेशियम फेरो नहीं लिख सकते क्योंकि K4 है ना, फेरोसाइनाइड नहीं लिख सकते, हमें इसका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेंट्रल मेटल देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। तो सेंट्रल मेटल कौन सी है, आयरन Fe है ना। तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल। ठीक है, ये क्या है, Cn लिगेंड। Cn को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। तो कौन सा लिगेंड है ये, नेगेटिव वाला लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज रखता है ना, ये भी हमें देखना है। फिर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके अंदर हम किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों देखो, ब्रैकेट के अंदर कितना दिख रहा है, कितने Cn दिख रहे हैं, 6 नंबर में लिगेंड दिख रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, 6। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया, तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए हमें लिगेंड को ही देखना है, लिगेंड कैसा है, -4। ठीक है, तो हम अगर देखेंगे ये काउंटर आयन है, ये इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, काउंटर आयन, जो घर के बाहर बैठा है, जो मतलब डॉग की तरह है या वॉचमैन है, जो भी समझ लो आप। तो काउंटर आयन का रोल क्या है, ऐसे बाहर, घर के बाहर की चौकीदारी करना है ना, तो ये काउंटर आयन है। पर काउंटर आयन क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर के अंदर। सारा ऑब्जर्व कर रहा है वो, तो घर के अंदर देख रहा है 6 नंबर में ये है, तो बोलेगा भाई 4 नंबर में तो पॉजिटिव में चार्ज मेरे पास है ना। तो 6 नंबर में माइनस के हैं और 4 नंबर में बाहर 4 प्लस में है, पॉजिटिव में है। तो हमारे पास आयरन का ऑक्सीजन नंबर कितना आया यहाँ पे, अगर आप करोगे तो देख लो, 4 तो पॉजिटिव वाले हैं। ठीक है, X आयरन के लिए यूज़ किया और -6 हमने साइनाइड के लिए यूज़ किया, है ना। ओवरऑल चार्ज कुछ नहीं है इसके स्फीयर के ऊपर, अगर अभी हम देखें तो कितना लिखेंगे हम, 0। ठीक है, तो यहाँ पे x के साथ कितना आया, -2 = 0। तो x कितना हो गया, 2। 6 में से 4 गए तो 2 आएंगे ना। तो x कितना हुआ, 2। तो ऑक्सीजन नंबर हमारे पास आयरन का कितना निकला, 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली समझ लेते हैं कि फेरस का ही एक फॉर्म है ना। तो हमारे पास ये 2 चीज़ तो इंपॉर्टेंट हो गई जो बोर्ड में पूछी जाती है। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है IUPAC नेम, है ना। अब यहाँ पे काउंटर आयन है, उसका नाम हम सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम। जो पहले है वो पहले ही रहेगा, है ना, पोटेशियम। लेकिन ये बंदा एक वॉचमैन है, चौकीदार है, तो उसको हम घर के साथ जोड़ेंगे नहीं, घर के बंदों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे, उसमें बीच में हम गैप दे देंगे, भाई तू बाहर का है, बाहर ही रहे। तो पोटेशियम हमने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद लिगेंड ले लो, लिगेंड कितने नंबर में आ रहा है, 6 नंबर में, तो हम थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे हेक्सा। 6 नंबर है ना, हेक्सा। लिगेंड क्या है, साइनो, हेक्सा साइनो। ठीक है, अब देखो, अब हमें 2 चीज़ आ रही है, क्या हमें यहाँ पे फेरस लिखना है क्योंकि +2 है, फेरस लिखना है या फेरेट लिखना है ना। तो हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, वो क्या देखना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा इसको हटाना है यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, है ना। ये चीज़ भी समझ में आ गई यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देती हूँ, है ना। तो अब ये देखना है कि मुझे नाम लिखना है मेटल का, मैं मेटल का नाम कैसे लिखूं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई ये जो है ना काउंटर आयन, ये तो है पॉजिटिव, +4 है ना, पोटेशियम है, पोटेशियम पॉजिटिव में होता है, इसे नहीं लिखते हम NaCl, ये पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में होता है, सॉल्ट है ना। सेम वे में यहाँ पे भी जो फॉर्मूला यूज किया है ना, स्टार्टिंग वाला पोटेशियम कैसा है, पॉजिटिव। तो ये वाला जो पूरा स्फीयर है ना, वो कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, अगर आप यहाँ से पोटेशियम को हटा दोगे, सपोज ये मैंने पोटेशियम को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो पोटेशियम कितने नंबर में था, 4 नंबर में था, पॉजिटिव। तो इसको हटाते से इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 4-। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि मैंने इस पोटेशियम 4 को हटाया तो यहाँ पे चार्ज कितना आया, 4- आया। ठीक है, तो ये इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना आ रहा है, माइनस का आ रहा है,
इसलिए यहाँ पे जो मैं नाम यूज करूंगी ना, क्योंकि पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो गया, नेगेटिव, और काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरेट। क्या यूज किया मैंने, ATE, है ना। जब नेगेटिव होता है तो मेटल की सफिक्स जुड़ जाता है मेटल के नाम के साथ, ATE, तो ये नाम क्या हो गया, फेरेट। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है ना। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 2, तो रोमन लेटर में 2 मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूंगी। अब इस साइड, घर के इस साइड तो कुछ भी नहीं है ना, तो इस साइड मुझे कुछ नहीं लिखना है, मैंने पोटेशियम ले ही लिया, ठीक है। अब सपोज एक बार ऐसा भी होता है, ये तो पूरा नाम हो गया, एक बार आप अच्छे से देख लो इस नाम को, है ना, बहुत अच्छे से देख लिया नाम को। अब हम देखते हैं इसके आगे, सपोज यही एग्जांपल हमें किसी दूसरे वे में दे देते हैं, वो दूसरा वे क्या है, यहाँ से पोटेशियम को हटा दिया, ठीक है, और इसके पोटेशियम को हटाते से यहाँ पे साइन कौन सा आ गया, 4- आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या है, IUPAC नेम इसका लिखना है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी वही निकालोगे, -6, उधर जाएंगे +6, +6 में से 4 गए तो 2, ऑक्सीडेशन नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। चेंज किस में आएगा, वो चेंज आएगा यहाँ पे, ये पोटेशियम मुझे नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में पोटेशियम दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो मैं पोटेशियम क्यों लिखूं, यहाँ पे दे ही नहीं रखा, तो मैं क्या लिखूंगी, सीधे हेक्सासाइनोफेरेट, नेगेटिव साइन है ना, फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। पर मुझे आगे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आयन, ये बात नहीं भूलना, ठीक है। तो बच्चों ये वाली बात हम हमेशा याद रखेंगे कि हम नॉमेनक्लेचर दो, एक एक का दो तरह से पूछ सकते हैं बोर्ड में, तो हम इस तरह से इसको शो कर देंगे, ठीक है। तो मुझे अब बोर्ड की वापस जरूरत पड़ रही, तो मैं इसको हटा दूं यहाँ से। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रही हूँ दूसरा, ठीक है, वही है एग्जांपल। अब मुझे क्या लेना है, यहाँ पे मुझे लेना है नेक्स्ट K3 वाला, ये वाला एग्जांपल दे रखा है ना मेरे जिस बैक साइड में, तो वो क्या एग्जांपल है, K3, K4 मैंने ले लिया था, K3 में ले लेती हूँ। अब K3 में मैं जल्दी जल्दी दूसरा भी एक शो कर देती हूँ। सपोज मैंने K3 हटा दिया, घर से वॉचमैन को हटा दिया बाहर की तरफ, वॉचमैन बेटा मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने हटा दिया इसको, जा बाहर जा, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बचेगा ना, वो क्या बचेगा, CN6, वो पोटेशियम मैंने हटा दिया, 3 नंबर में पॉजिटिव था या 3 नंबर में नेगेटिव आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना आप। तो हमारे पास बोर्ड में दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो, लिगैंड की वजह से कितना आ रहा है, 6, इसमें भी लिगैंड की वजह से 6। ऑक्सीडेशन नंबर वो हमें देखना है, ठीक है। अब वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पे साइनाइड क्या है, -1 में साइनाइड होते हैं, कितने माइनस में, 6 माइनस में, बाहर पोटेशियम कितने, 3+ में है, तो -6 में से प्लस के 3 जाएंगे, तो -3 आएगा यहाँ पे रिजल्ट, -3 को इजिकल टू के उधर ले जाओगे तो +3 आएगा। मेथड वही लगाना एक्स वाला जो मैंने अभी कराया था, है ना। यहाँ पे भी देख लो, -6 उधर जाएगा, +6, +6 में से -3 गए तो +3, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना आया, +3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका नाम, नेम लिखना। मैं सपोज अगर इसका पहले नाम लिख दूं, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है पोटेशियम, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकती, तो मुझे यहाँ पोटेशियम तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। पोटेशियम, ठीक है। अब ये वॉचमैन था, सो घर के अंदर नहीं लेना है, घर से दूर रखना है, तो मैं गैप दे दूंगी, है ना। और वो गैप देने के बाद मुझे लिगेंड्स का नाम लिखना है, लिगेंड कितने नंबर में दिख रहा है, हेक्सा, फिर क्या है वो, साइनो, ठीक है। अब देखो, इस पूरे पे चार्ज कितना आ रहा है, नेगेटिव का आ रहा है, इधर भी वही चीज है, ये पॉजिटिव है और ये पूरा स्फीयर नेगेटिव है, इसलिए मुझे मालूम है कि मुझे नेगेटिव स्फीयर को शो करने के लिए ATE जोड़ना है, ये रूल है ना। तो साइनो, फिर आ जाएगा मेटल के साथ ATE, किसके साथ जोड़ना है, मेटल के साथ, तो ये नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब होता है ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना लगाऊं मैं, 3, ठीक है। ये किसका हो गया, इस केस में हो गया, लेकिन अब मुझे इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, यहां से पोटेशियम को हटा दूंगी,
ठीक है। पोटेशियम को हटाने के बाद अब देखो पोटेशियम तो है ही नहीं, तो मैं क्यों लिखूं, जबरदस्ती है ही नहीं जो। मैं लिखूंगी हेक्सासाइनोफेरेट और उसके आगे से लिख दूंगी आयन। तो हो गया ना, बहुत सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, है ना। तो तुमको समझ में आया ये सब चीजें, प्रोसेस। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं हम, कुछ और तो नहीं छूट गया। इस तरह से हम अलग अलग जो जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल है ना, उसके लिए हम निकाल सकते हैं। सिंपल देखो, एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं, बाकी का तो मेरे को बिलीव है कि आप लोग कर लोगे। ये है CO, C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, और यहाँ पे लिखा है 4 और ये लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट लगते से ये कौन सा कंपाउंड हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, है ना। लास्ट वाला कर रही हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, चलो इसके साथ एक और कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, Cl4 2- ये भी कर लेते हैं दोनों के, क्योंकि दोनों में निकल आ रहा है इसलिए मैं दोनों को साथ साथ ले रही हूँ। ठीक है, सेंट्रल मेटल तो निकल है दोनों के अंदर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, देख लो। मेटल लिगेंड कितने, 4 नंबर में, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। तो वही पॉसिबिलिटी होगी कि sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, या तो sp3 होगा, जनरली sp3 ही है दोनों में, या फिर dsp2 होता है, तो दोनों में तो यही है, प्रेजेंट है। है ना, तो या तो दोनों में से ये होगा या ये होगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी में हमें बीबीटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे है, मैं बाद में बताती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमें देखना है लिगेंड्स में ही देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है ना, वो चीज़ हमारे को मैटर करती है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दिया मैंने, अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, निकल का निकालना है ना, निकल मेटल का निकालना है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन नंबर निकालना है तो ये ध्यान रखना, CO क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, और बाहर तो, घर के बाहर तो कोई भी नहीं है जो इसको गाइड करे कि भाई तेरे ऊपर चार्ज क्या आएगा। न्यूट्रल लिगेंड है तो मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। तो इस केस में निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना आया, 0। लेकिन इस केस की बात करें, उधर वाले की बात करें, तो यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, है ना। तो क्लोरीन पे -1 है, कितने माइनस के हो गए, 4। अब इस मेथड से कर लो समझने के लिए। एक्स तो निकल के लिए यूज किया क्योंकि एक ही घर है इसलिए प्लस, फिर कितने क्लोरीन है, 4। क्लोरीन पे चार्ज कितना, -1, और घर के बाहर कितना चार्ज है, -2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 + 4। -4 उधर जाएगा ना, मैं बोलती हूँ ना उधर ले जाए, तो उधर ले जाएंगे तो +4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, निकल का +2। दोनों में डिफरेंस आ गया ना, एक में 0 है और एक में +2 है। तो अब इस ऑक्सीजन नंबर के साथ हम इसका क्या लिखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों में 4 है। ठीक है, एक में कुछ भी चार्ज नहीं है, एक में चार्ज है, तो जो एक्स्ट्रा है मैंने जो लिखा है मैं एक बार उसको हटा देती हूँ यहाँ से, है ना, ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे, ये मैं हटा देती हूँ। तो अब जो फॉर्मूला है वो आपके सामने नजर आ रहा है। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, तो पहले मैं इसका नाम लिख दूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो लिगेंड का नाम, रूल में है लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे हम, वो कितना है, टेट्रा। 4 को क्या बोलते हैं हम, टेट्रा। तो टेट्रा, फिर क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, फिर ये सीधा निकल जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी प्लस या माइनस नहीं है ना, सिर्फ ये मेटल ही है निकल, तो हम यहाँ पे निकल शो करेंगे, पर ऑक्सीजन नंबर कितना है इसका, 0। ये हमें शो करना है, शो कर दिया हमने। ठीक है, तो ये किसका हो गया, इस वाले का IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। अब हमें इस वाले को देखना है। ठीक है, इस वाले का IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा आ रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस का, तो निकल मेटल के साथ हमें क्या जोड़ना है, निकल के साथ हमें जोड़ना है ATE। ठीक है, निकल, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, निकल के साथ हमें क्या जोड़ना है, ATE। तो क्या हो जाएगा ये, निकलेट। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है यहाँ पे
2 माइनस हो या 3 माइनस हो या -1 ही, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, AT जोड़ना है। तो अब मुझे इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले मेरे पास रूल क्या है, निकल जो भी है मेटल उसके साथ लिगेंड कौन सा जुड़ा है, कितने नंबर में जुड़ा है। तो बच्चों बताओ कितने नंबर में जुड़ा है, 4 नंबर में। तो उसको क्या हम क्या बोलेंगे, टेट्रा। ठीक है। अब वो क्या है, Cl। तो Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्लोरिडो। ठीक है। अब क्लोरिडो करने के बाद हमें क्या देखना है, मेटल कौन सी है, मेटल कौन सी है, निकल। तो हम यहाँ लिखेंगे निकलेट। ठीक है। और उसका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 2। तो रोमन लेटर में 2। अब ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है ना, ऊपर स्पीशीज आ गई। तो अब हमें आगे क्या लिखना है, आयन। ये हमारे को मैटर करता है कि हम इस तरह से उसका नाम लिखेंगे पूरा, IUPAC नेम, है ना। तो मैंने ये टाइप्स ऑफ एग्जांपल ले लिए थे। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। एक और एग्जांपल है, वो है नंबर 5 पे। तो वो भी एक बार देख लें हम, क्या है नंबर 5 के ऊपर, है ना। तो नंबर 5 पे क्या एग्जांपल है, एक बार मैं वो देख लेती हूँ। ठीक है। वो मैं बाद में क्लीन कर दूंगी। नंबर 5 का जो है एग्जाम्पल, वो कोबाल्ट के साथ है। CO मैंने ओ स्मॉल लिखा है, तो इसको बोलेंगे कोबाल्ट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। फिर ये दे रखा है EN होल थ्राइस, है ना। फिर बाहर की तरफ चार्ज कौन सा है, 3+, है ना। बहुत सारी चीज़ है इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, बहुत सारी चीज़ हम जान सकते हैं। सबसे पहले तो EN क्या है ना। तो हम ये देखेंगे कि EN क्या है यहाँ पे। तो हम इसका नेम हमें देखना है, EN को हम क्या समझें। तो EN किसका शॉर्ट फॉर्म है, वो है इथेन 1,2 डाई AMINE। इसमें डबल M नहीं लेना है, सिंगल M लेना है। कैसे, उसका स्ट्रक्चर देख लो। इथेन मतलब यहाँ पे हमें लेना है 2 CH2, क्योंकि इसके साथ NH2 भी जोड़ना है ना, NH2 ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। तो ये इथेन 1,2 डायमीन, इथेन ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 2 डायमीन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब सपोज ये किसी से जुड़ता है ना, तो ये देखो, ये CH2 तो तुम ऐसे लिखोगे, है ना। ये NH2 लिख दो यहाँ पे NH2 लिख दो। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, अभी क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाएगा ना इलेक्ट्रॉन से, ये बनाएगा इस तरह से। तो क्या बन रहा है, क्लॉ बन रहा है एक तरह से, है ना। तो इथेन 1,2 डायमीन कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सपोज इथेन 1,2 डायमीन ने इसको चारों ओर से घेर रखा है कोबाल्ट को। तो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर में सारा ऐसे कोबाल्ट को घेर रखा है उसने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट। ठीक है, चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो चिलेट कौन बनाता है, इथेन 1,2 डायमीन, है ना। और EDTA भी है, वो भी बनाता है, वो मैं थोड़े बाद में लूंगी उसका स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम देखेंगे इथेन 1,2 डायमीन में इस तरह से हम उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। अब इथेन 1,2 डायमीन कितने नंबर में, 3 नंबर में। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना, डाईएमीन, यहाँ पे रूल्स हैं। जब लिगेंड्स के नेम में डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसा खुद ही आ जाए, तो हम इस 3 को, ये जो भी नंबर बाहर की तरफ है ब्रैकेट में, किससे मेंशन करेंगे। तो उसके लिए वर्ड है बिस ट्रिस। अगर ब्रैकेट के बाहर 2 है तो बिस, ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ट्रिस, ब्रैकेट के बाहर 4 है तो टेट्राकिस। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। पेंटाकिस भी होता है, लेकिन इससे ज़्यादा एग्जाम्पल होते भी नहीं, कोर्स में भी नहीं है। ठीक है। ये बिस ट्रिस टेट्राकिस कब यूज़ करना है, जब लिगेंड के नाम के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा आ जाए, तब हमें यूज़ करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इथेन 1,2 डायमीन में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो हमें क्या यूज़ करना है, IUPAC नेम में ट्रिस, ये रहा ट्रिस, इसको हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। फिर लिगेंड का नाम आएगा, फिर मेटल का नाम आएगा, कोबाल्ट, क्योंकि प्लस में दे रखा है ना। अभी देखना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या समझे हम। तो EN जो है ना, वो न्यूट्रल है।
ठीक है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, जैसे वाटर है ना H2O, उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई चार्ज नहीं है, इसलिए वाटर भी कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन साइनाइड कैसा है, चार्ज है। क्लोराइड कैसा है, चार्ज है ना। ये समझ में आया डिफरेंस। तो ये En भी एक तरह से न्यूट्रल है, तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, En के ऊपर 0 चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, ये न्यूट्रल है 0 है, तो कोबाल्ट किसको देखेगा, बाहर की तरफ, है ना। बाहर की तरफ उसको कितना दिख रहा है, 3। तो ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया इसका, +3, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ये निकालना है। ठीक है, इथेन 1,2 डायमीन कितने नंबर में दिख रहे हैं, 3 नंबर में, है ना। और इसकी डोनर साइड कितनी है, 2, है ना। दिख 3 नंबर में रहे हैं और डोनर साइड एक मॉलिक्यूल की कितनी है, 2। ठीक है, 2 कैसे, एक ये है डोनर साइड और एक ये है डोनर साइड, और ये 3 नंबर में मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल 2 डोनर साइड रख रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो En का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इसी तरह से हमें ऑक्सिलेट का भी समझ लेते हैं, C2O4 2- वाला, है ना। ऑक्सिलेट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, इसकी जगह ऑक्सिलेट होता तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता, 6 आता, है ना। अब ये चीज़ क्लियर होगी, इसका आप IUPAC नेम बचा है। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, मैंने अभी बोला कि नाम में डाई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर को क्या लिखना है, ट्रेस। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रेस। ठीक है, ट्रेस। ठीक है, फिर ट्रेस के बाद हमें क्या यूज करना है, ब्रैकेट, ये रूल है। फिर हमें नाम लिखना है इथेन लिगेंड का, इथेन 1,2 डाई AMINE, डाई एमीन। मुझे जगह की जरूरत पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा स्पेस क्लीन कर दूं, है ना। तो डाई एमीन लिगेंड मेरा पूरा हो गया, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन पूरा हो गया लिगेंड। तो मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगी, है ना। अब क्या बचा, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट को भी मुझे स्मॉल लेटर में लेना है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कोबाल्ट को जस्ट पास में लिखना है, दूर नहीं ले जाना, कोबाल्ट, है ना। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी कितना निकाला, बाहर की तरफ देख के, क्योंकि न्यूट्रल है तो बाहर की तरफ कितना निकाला, 3। तो यहाँ लिख दूंगी 3। ठीक है, अब देखो इसके साथ 3+ बाहर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नाम में आयन। इस तरह से मुझे इसको शो करना पड़ेगा। तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल लिए ना, ये पूरे क्वेश्चन में होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक ये पूरा कवर हो गया। IUPAC नेम, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, मेटल का यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी। थैंक यू।